हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरा स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 ज्योग्राफी भूगोल का पूरा अध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हैं। और अब अगला तैयारी हमारी क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राज्य व्यवस्था से है, जो आज पहला चैप्टर इकाई 1 भारतीय संविधान शुरू करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर भारतीय संविधान से शुरू होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टि से, कंपटीशन के दृष्टि से भारतीय संविधान की कितनी विशेषता है। इसलिए इस चैप्टर लेसन अध्याय को काफ़ी इत्मीनान से और गहराई से समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमसे छूट ना पाए। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए भारतीय संविधान इकाई 1 के चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम एक बताना चाहेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 इतनी इम्पोर्टेंट बुक है कि किसी भी एग्ज़ाम का, छोटा बड़ा एग्ज़ाम का, जीके जीएस का पेपर सभी क्वेश्चनों में 70% यहीं से तैयार होता है। इसलिए दोस्तों, आप किताब का अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि सफलता किताब के ही अध्ययन से मिलती है। तो आप समझ चुके होंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा भी होगा और हम 2 पार्ट में इसको लेकर के चलेंगे। पहला पार्ट आज हम कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, ये संविधान सभा के 389 मेंबर, संविधान सभा के बनाने में कितने लोग लगे थे? तो 389 लोग ये जो बैठे हुए हैं। और ये सभी मेंबर कई समितियों में विभाजित थीं, जैसा कि आप जानते हैं, प्रारूप समिति, झंडा समिति, केंद्र समिति, राज्य समिति इत्यादि सभी समितियां जो हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग स्रोतों से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण की हैं, जिसे ही हम भारतीय संविधान के टॉपिक में काफ़ी अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये शिक्षकों के लिए दिया हुआ है और यहाँ से अध्याय 1 भारतीय संविधान शुरू होता है। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद की बाह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल के हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगी तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो संविधान का अर्थ आप समझे इस तरह से, नियम और रूल लिखित दस्तावेज के रूप में हो जाए तो वह संविधान कहलाता है। कक्षा 6 एवं 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। चलिए अब ये टॉपिक देख रहे हैं, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ये देखिए संविधान सभा, तो ये आज हम टॉपिक लेकर के चलेंगे, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा
देखिए, तो भारतीय संविधान बात 1934 की है। बात 1934 की। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। देखिए, पहले ही लाइन से यह प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग पहली बार कब अधिकृत किया था? तो 1934 में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न 1934 में केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो आप यहां से दूसरा प्रश्न, एक एक चीज को जहां जोर दूंगा वो समझिए कि वहां से प्रश्न तैयार होता है और उसे काफी आप ध्यान से समझिएगा। तो 1934 में संविधान सभा की मांग हुई और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है, जैसा कि हमने आपको दिखाया अभी। संविधान सभा के सदस्य हैं, 389 मेंबर कुल संविधान सभा के थे। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। तो कब से? दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक में 3 वाचन हुए थे। इन्हीं 3 वाचनों के बीच हमारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीयत और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये देखिए, ये संविधान सभा को संबोधित करते हुए तो इस प्रकार से आप संविधान सभा को आपने देखिए, ये है जवाहरलाल नेहरू जी संबोधित करते हुए। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिनके देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि जिस सभी वैसे देश जिनके पास अपना संविधान हो, क्या वह लोकतांत्रिक देश होंगे? तो ऐसा देशों के यह नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी संवैधानिक देश लोकतांत्रिक देश ही होंगे। तो यहाँ से प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है कि जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं कि जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो संविधान सरकार के नियमों के बारे में ही नहीं बताता है, संविधान आदर्शों को भी संविधान में देखा जाता है, जो यह हो कि यह हमारे देश की रक्षा पूरी तरह से कर सके। तो इस प्रकार से ये देखिए, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक साथ 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी।
लोकतंत्र के चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा की तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2008 में। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाला जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है, डायरेक्ट कई बार पूछा गया है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? यहाँ देखिए, इन बातों को क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान, तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। तो नेपाल लोकतांत्रिक देश बना 2008 में, ये ध्यान रखिएगा। और नेपाल ने संविधान को कब अपनाया? तो 2015 में। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथा पट में देखा जा सकता है। ये कथा है जो नेता अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। चलिए, लेकिन बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करते हैं जिनके द्वारा राजनेताओं के साथ सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यह संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। यहीं से इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार भारत कैसा संविधान में अधिकार है? मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ये देखिए, ये कुछ तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कुछ कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बातों को समझाया गया है। ये देखिए, ये चित्रकथा में इस तरह का व्यवस्था बनाया गया है कि निरंकुशता पर कैसे संविधान लागू होता है। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे की चित्रकथा पट को देखिए। ये देखिए, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है
जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकता है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना से बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उसके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस चर्चा में हम समझ गए होंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देखिए, ये मूलभूत नियम संविधान उदाहरण ये जो है उदाहरण नेपाल का जो हम पढ़े। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों को अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु किस खास आदर्शों और नियमों के रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक का समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। ये देखिए, ये संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। ये उपरोक्त चित्र मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और संविधान सभा के ये सब लोग मेंबर हैं। ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल जी आगे आगे चल रहे हैं। ये संविधान सभा के सभी मेंबर हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक ऐसी जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थीं उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए, गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ आयामों का उल्लेख किया गया है। इस बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़कर चढ़कर शामिल हों। ये पंचायती राज दिखाया गया है पेपर के माध्यम से। अब हम मेन संघवाद, यहाँ से हम संघवाद पढ़ते हैं। संघवाद का मतलब क्या? काफ़ी संघवाद का फेडरलिज्म, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है
कि संघवाद क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है संघवाद क्या है। तो संघवाद जो है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, इस तरह से 1 नंबर दे देगा। 2 नंबर एक से ज़्यादा, एक से कम सरकार की होना, इस तरह से 4 ऑप्शन बनाता है। तो संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारी और केंद्र स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताबों में अपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इसी साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिनमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों के कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होती, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात भारत में त्रिस्तरीय केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। किसको? वयस्क नागरिकों को। संविधान सभा के सदस्य संविधान की रचना कर रहे थे। ये देखिए, संविधान सभा के सदस्य रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों से प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपनी प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधा भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे इसके सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि दूसरे अध्याय में। शक्तियों का बंटवारा, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिका में होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करता है। तो कानून को लागू करना और शासन का चलाना का काम कार्यपालिका की होती है। न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। न्यायपालिका के बारे में सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियों दूसरों से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह से तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों को उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों का संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यवाही शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। ये देखिए, इस अध्याय में राज शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। राज्य का मतलब राज्य सरकार से नहीं। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल जाती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्य का मतलब क्या होता है? तो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व। इसी आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात करते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालक राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब देखिए,
ये भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकारों की बात किया गया है। इसको पढ़ लेते हैं। तो मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो समानता का अधिकार, ये देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक होता है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक होता है। और 6 तरह की स्वतंत्रता का बात किया गया है जो अभी आप पढ़े। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह जो होता है अनुच्छेद 23 से 24 होता है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी पर रखना अपराध है। कितने वर्ष? 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 होता है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर के 31 तक है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने देश शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उस अधिकार का सहारा लेकर और अदालत में जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत हम अदालत में जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से मौलिक अधिकार के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए अधिकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी दिया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपना सके। तो ये निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो ये उल्लंघन की बात करता है। तो धर्मनिरपेक्षता वो राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उदाहरणों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाते हैं, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल भी
महसूस होती है, लेकिन आप अभी इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इसी पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे और ठोस रूप से इनका अर्थ जान पाएंगे। ये देखिए एक तस्वीर यहाँ भारतीय संविधान के बारे में दिया गया है यहाँ। तो ये जो है पढ़ देते हैं इसको भी। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे थे। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरे चित्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और जयराम दास दौलत राम, ये सभी लोग जो हैं, एक कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री थे। तो ये देखिए ये खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? जयराम दौलत राम। और ये स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और वित्त मंत्री पहले कौन थे? डॉक्टर जान मथाई। और पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और श्रम मंत्री जगजीवन राम, जो ऊपर के चित्र में दिखाए गए हैं। यहीं से हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। काफ़ी लंबा सेशन था। चलिए दोस्तों, थैंक यू।